Hello friends, welcome to our channel I Get Teacher Point. Myself Nisha and I'm working in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम फिर DWC PRT के पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, साइकोलॉजी एंड NIS के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके DT+B प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। बस मैंने उन क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर भी इसमें इंक्लूड करे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है, क्योंकि मैंने खुद DT+B का एग्ज़ाम दिया, KVS एग्ज़ाम दिया है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसके जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में जानना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम अपना पेपर जो है अच्छा कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो में, ताकि आप तक सही टाइम पर पहुँच सकें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ इन्वॉल्व इन रफ एंड टबल प्ले, यानी कि रफ और जो टम्बल प्ले होता है उसमें क्या चीज़ शामिल होती है। जो हम रफ एंड टफ खेलते हैं, ठीक है, उसमें रेसलिंग, स्ट्राइक, चेज, यानी कि कुश्ती करना, मारना, पीछा करना। तो रफ एंड टम्बल प्ले में तीनों चीज़ें जो है शामिल होती है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, पर ये NIS से आया हुआ क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जो DT+B से रिलेटेड है, और DT+B की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी है। आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ अराउजल इन इन्फेंसी इनकरेक्टली मैच्ड विद देयर मूवमेंट। ठीक है, शैश अवस्था में उत्तेजना की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गति से सही रूप से सुमेलित है। फर्स्ट है इरेगुलर स्लीप, यानी कि मसल्स ट्विच विद नो मेजर मूवमेंट, यानी कि अनियमित नींद में क्या होता है, मसल मांसपेशियां मरोड़ती है लेकिन कोई बड़ी गतिविधि नहीं होती है। अलर्ट इनएक्टिविटी, यानी चेतावनी निष्क्रियता। क्विट मूवमेंट, यानी कि क्वाइट मूवमेंट रहती है, शांत रूप से मूवमेंट होती है, गति होती है। मे मूव हेड एंड लाइम्स वाइल लुकिंग अराउंड, यानी चारों तरफ देखते हुए अपना सर और अंगों को जो है वो हिला सकता है। तो इसका सही आंसर ओनली वन, बोथ वन एंड सेकेंड, नेदर वन और नोर सेकेंड, ओनली सेकेंड। चलो अब एक बार पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इन्फेंट स्टिमुलेशन, यानी कि उनको उत्तेजित करना और उनको प्रोत्साहन करना, वो क्या होता है, इंक्लूड्स एक्टिविटीज़, इनके अंदर इंक्लूड्स ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड होती है डेट अराउज और स्टिमुलेट योर बॉडी सेंस ऑफ साइट। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के सेंस को जो है अराउज करती है, उत्तेजित करती है। कैसे कैसे सेंस, देखना, सुनना, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल। ठीक है, ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, अराउज करते हैं। इन्फेंट स्टिमुलेशन कैन इम्प्रूव योर बॉडीज क्यूरियोसिटी, अटेंशन स्पैन, मेमोरी एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। इन ये जो स्टिमुलेशन होता है, ये सब बच्चे की क्यूरियोसिटी को, अटेंशन स्पैन को, मेमोरी को, नर्वस सिस्टम को जो है डेवलप करने में हेल्प करता है। बिहेवियर स्टेट एक्सपीरियंस्ड बाय इन्फेंट इन फेयरली इवन अल्टरनेशन इंक्लूडिंग रेगुलर पीरियडिक, इरेगुलर स्लीप, क्राइंग, वेकिंग एक्टिविटी एंड अलर्ट इनएक्टिविटी, यानी कि अलग अलग टाइम पर बच्चे के अंदर अलग अलग जो बिहेवियर बच्चा करता है उसको जो है उन्होंने ऑब्जर्व करा, एक्सपीरियंस करा है। जिसमें कि जैसे कि इंक्लूडिंग रेगुलर पीरियडिक, यानी कि रेगुलर पीरियडिक में बच्चा क्या करता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद बच्चा क्या करता है, कैसे कैसे बिहेव करता है। इरेगुलर स्लीप में बच्चा कैसे बिहेव करता है, जब बच्चा थोड़ा सोता है फिर उठ जाता है, फिर सोता है फिर उठ जाता है, उनमें बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है। स्लीप में, क्राइंग में बच्चा कैसे बिहेव करता है, वॉकिंग एक्टिविटी में बच्चा कैसे बिहेव करता है, अलर्ट इन एक्टिविटी में बच्चा क्या करता है। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लिए। आप चाहो तो ना इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आगे आपको जो है हेल्प मिले। इरेगुलर स्लीप में मसल्स ट्विच होती है बट नो मेजर मूवमेंट, मांसपेशी थोड़ी हिलती डुलती है पर कोई मेजर मूवमेंट नहीं होती है। अलर्ट इन एक्टिविटी में क्वाइट मूवमेंट, इन शांत रूप से मूवमेंट होती है। मी मूव हेड लाइम्स वाइल लुकिंग अराउंड, इधर तो देखते हुए, चारों तरफ देखता हुआ बच्चा जो अपने हेड लाइम्स को, बॉडी के को जो हिला सकता है। क्राइंग में मे मूव हेड एंड लाइम्स, यहाँ पे ठीक है हेड और लाइम्स को मूव कर सकता है। वॉकिंग टाइम पे मे मूव होल बॉडी एंड लाइम्स अलोंग विद द हेड, सर के साथ साथ पूरी बॉडी को, लाइम्स को, सबको मूव करता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने चारों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, ताकि कुछ भी आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर को टिक करने में। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूजिंग टू डिस्क्राइब वन सेल्फ, स्वयं का वर्णन करने के लिए। ठीक है,
ना कि डिफाइन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब स्वयं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं का समूह क्या है। सेल्फ कंसर्न है, सेल्फ डेफिनेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है या सेल्फ कंसेप्ट है। तो ये क्या है, सेल्फ कंसेप्ट। अपना वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, वो किसके अंदर आता है, सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आता है। सेल्फ कंसर्न का क्या होना है, अपने आप को लेकर क्या होना, चिंतित होना, अपनी परवाह करना, ठीक है, अपने आप को समझना। फिर सेल्फ डेफिनेशन क्या है, स्वयं परिभाषा। इस सेल्फ कंसेप्ट को ही जो है डिफाइन करना, उसको सेल्फ डेफिनेशन बोलते हैं। फिर है जो आपका सेल्फ कंसेप्ट है ना, उसको डिफाइन करना ही ये सेल्फ डेफिनेशन है। फिर ये सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, अपने आप को मोटिवेट करना किसी काम को करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका डिटेल भी बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेल्फ कंसर्न क्या होता है, देखिए मैंने सेल्फ कंसेप्ट बता दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे अब उसको इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। अपने आप को वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। सेल्फ कंसर्न इज़ नथिंग बट जस्ट कंसीडर सेल्फ, अपने आप को कंसीडर करना। एंड द वेरियस फैक्टर विच आर रिलेटेड टू सेल्फ, अलग अलग चीज़ें जो हमसे रिलेटेड है, इज़ अ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ योर पर्सनल नेचर, ठीक है। ये हमारे पर्सनल नेचर क्या करता है, डिस्टिंग्विश बनाता है, अलग बनाता है। जब हम अपने आप के लिए कंसर्न रहते हैं, जैसे कि सेल्फ केयर, लाइक मुझे थकावट हो रही है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, ठीक है, या मुझे कटिंग करवानी है, सेल्फ के लिए कंसर्न होना, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं आज ये काम नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, ठीक है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, मैं ये कहना चाहती हूँ। फिर है सेल्फ मोटिवेशन, मीन्स बीइंग ड्राइवन बाय अ पर्सनल डिज़ायर, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, अपने अंदर से हमारे जो मोटिवेशन आते हैं कि नहीं मुझे करना है। टू सेट वैल्यूड गोल्स, ठीक है, गोल क्या है, फोकस करना, कमिटमेंट करना, किसी चीज़ को लिए कमिट करना, मूव टूवर्ड दिस गोल्स, इन गोल्स को पाने के लिए जो है कम आगे बढ़ना, डिस्पाइट, यानी कि चाहे कितनी बाधाएं ऑब्स्टिकल्स आ जाए उसके बाद भी सेल्फ मोटिवेशन होना, ये जब यहाँ पे बोला गया है। सेल्फ डेफिनेशन कैन बी प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। सेल्फ डेफिनेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को, सेल्फ कंसेप्ट को जो है डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं, पहचानते हैं। बट इट डज नॉट encompass the actual set of attribute used to describe yourself। पर ये क्या है, एक्चुअल सेट ऑफ एट्रीब्यूट नहीं है अपने आप को डिस्क्राइब करने का, क्योंकि ये क्या डेफिनेशन है। पर सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, अपने आप को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स बॉडली ग्रोथ एंड चेंजेस। इनमें से कौन सा कथन शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन का वर्णन करता है। पहला है, एट द एज ऑफ 1, यानी कि 1 वर्ष की आयु में, चिल्ड्रन बिगेन टू लूज देयर बेबीश राउंडनेस एंड टेक ऑन द स्लेंडर एथलेटिक अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड। यानी 1 वर्ष की आयु में बच्चा अपनी बचकानी गोलाई, जो बच्चा गोल मटोल से होते हैं ना छोटे छोटे, उसको खोना शुरू कर देता है और बचपन के पतले एथलेटिक रूप को अपना लेता है। सेकंड है, एट द एज ऑफ 3, चिल्ड्रंस एब्डोमिनल मसल्स डेवलप एंड टोडलर पॉट बेली टाइटनेस। यानी 3 वर्ष की आयु में बच्चे की पेट की मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, बच्चे की पेट की मांसपेशियाँ कसती हैं। तो इसमें जो आपने अपने एक्सपीरियंस देखा होगा, जो आपके आसपास छोटे बच्चे होंगे या फैमिली में होंगे, तो जो फर्स्ट वाला है वो तो ऑलरेडी गलत है, ठीक है। सबको दिख रहा है कि बच्चा जो अपनी शेप, जो गोलाई होती है छोटे बच्चे की, वो खो देता है 1 साल में, तो ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, पर 3 साल की एज तक बच्चे की जो पेट की मांसपेशियाँ होती है वो डेवलप हो जाती है और बच्चा की जो पेट की मांसपेशियाँ वो कसना स्टार्ट हो जाती है। बच्चा तब जब नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है तो बच्चा जो है एक थोड़ा सा जो है बचपना, मतलब जब छोटा सा बिल्कुल, उस रूप को खोना वो स्टार्ट कर देता है। तो ओनली सेकेंड इज़ करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Changes occurring in bodily growth of children. Children begin to lose their baby fat और चबीनेस अराउंड एज 3, ठीक है। बेबी फैट और चबीनेस, थोड़ी थोड़ी जो चबीनेस होती है, मोटापा होता है, उसको 3 साल की एज से बच्चा को होना स्टार्ट कर देता है। टोल्डर सून एक्वायर द लीनर मोर एथलेट लुक एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड। यानी कि जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे जो है क्लीन सा पतला होना, अपने एथलेट रूप में आना स्टार्ट करता है। एट द एज ऑफ 3, चिल्ड्रन एब्डोमिनल मसल डेवलप, बच्चे की जो पेट की मांसपेशियाँ होती है वो विकसित हो जाती हैं। एंड टोडलर पोट बेली टाइटन, ठीक है, बच्चे का जो पेट होता है वो क्या होता है, टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। 3-year-old प्री स्कूलर मे ग्रो टू बी अबाउट 38 इंचेस टॉल एंड वेट अबाउट 32 पाउंड्स। याद रखना,
मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको काम आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 साल का जो बच्चा प्री स्कूल में जाता है तो वो कितना उसका वेट होता है, कितना उसकी हाइट होती है। DWS में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 38 इंचज़ वो टोल होता है और 32 पाउंड उसका वेट होता है। इसके आसपास अगर कोई ऑप्शन आता है तो आप टिक कर सकते हो। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, ठीक है, अगले 3 साल के लिए हेल्थी प्री स्कूलर ग्रो एन एडिशनल 2 to 3 इंच एंड गेन फ्रॉम 4 to 6 पाउंड पर ईयर। ठीक है, अगले 3 साल यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर साल क्या होता है, हर साल उनका 2 से 3 इंच बढ़ जाती है उनकी हाइट और वेट जो है 4 से 6 पाउंड पर ईयर बढ़ता है। समझ में, यहाँ पर ईयर बोल रही हूँ। मान लीजिए कि 3 साल की आयु में उसकी जो वेट हाइट है 38 है, तो नेक्स्ट ईयर 4 ईयर में वो कितना हो जाएगी उसकी हाइट, उसकी हाइट 40 या फिर 41 हो जाएगी। ठीक है, 40 या फिर 41, ऐसे ऐसे हिसाब लगा लीजिएगा। 3 साल का आप याद रखो कि 38 इंच टॉल होता है, 32 पाउंड्स उसका वेट होता है। अब आगे आने वाले 3 साल में आप एक एक साल का लगाओगे तो 2 इंच बढ़ा लो, 3 इंच बढ़ा लो, ऐसे करके उनका जो अप्रोक्स होगा वैसे आप जो है वहाँ पे टिक कर सकते हो। बाय A6, 6 साल की अवस्था तक चिल्ड्रन रीच अ हाइट अबाउट 46 इंचेस। ठीक है, 6 साल की आयु तक बच्चे की जो हाइट है 46 इंच तक बढ़ जाती है और वेट जो है 46 पाउंड बढ़ जाता है। ठीक है, दिस फिगर आर एवरेज, यानी एवरेज फिगर है, कोई फिक्स नहीं कि ऐसे ही होगा। एंड डिफर फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, बच्चे की जो एज है, सॉरी बच्चे की जो हाइट है और वेट है अलग हो सकती है। ठीक है, चाइल्ड टू चाइल्ड, डिपेंडिंग ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड नरिशमेंट, हेल्थ एंड हेरिडिटी फैक्टर। ठीक है, इन सब के हिसाब से ये अलग भी हो सकती है, बट इन्होंने एवरेज बता दी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोटर डेवलपमेंट इज करेक्ट। यानी बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में पेशीय विकास के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, रिगार्डिंग मोटर डेवलपमेंट, फर्स्ट है इट कंटिन्यूज टू इम्प्रूव इन मिडल चाइल्डहुड, यानी कि कंटिन्यू रहता है मिडल चाइल्डहुड में, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू बढ़ता रहता है, अच्छा होता रहता है। फिर बाय एज 6, 6 साल की अवस्था तक चिल्ड्रन कैन जज एंड ब्लॉक द पाथ ऑफ स्मॉल बॉल्स थ्रो फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि 6 वर्ष की आयु में बच्चे दूर से फेंकी गई छोटी गेंदों के रास्तों को आंक सकते हैं कि वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और अवरुद्ध कर सकते हैं, यानी उनको जो है रोक सकते हैं और थ्रो फ्रॉम अ डिस्टेंस, उनको जो है डिस्टेंस से फेंक सकते हैं। तो ये तो हमें भी पता है कि 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, क्या वो चीज़ ऐसे कर सकता है, तो नहीं कर सकता। तो सेकंड तो अपने आप में ही गलत हो गया। तो सही आंसर जो कौन सा होगा, ओनली फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट वेयर इज दिस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the Bailey स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच, यानी कि शिशु विकास के बेली स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। 3 मंथ्स टर्न फ्रॉम बैक टू साइड, यानी पीछे से मुड़ता है, 3 महीने का बच्चा पीछे से मुड़ता है, यानी थोड़ा थोड़ा अपने बैक को हिलाता है, देखने की मुड़ने की कोशिश करता है। 9th मंथ का रेज इट सेल्फ टू अ स्टैंडिंग पोजिशन, 9 महीने का खुद को खड़े होने की स्थिति में उठाता है। तो इसका जो आंसर होगा ओनली 1 सेकेंड, ओनली 1, ओनली बोथ 1 एंड सेकेंड, नेदर 1 और नॉट 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही होता है। 3 महीने में बच्चा पीछे से मुड़ता है, थोड़ा थोड़ा पीछे से मुड़ना जो है स्टार्ट कर देता है, बैक को ऐसे हिलाना, टेढ़ा मेढ़ा करना, बैक को, कमर को अपनी स्टार्ट करता है। और 9 महीने का बच्चा खड़ा होना जो है स्थिति में हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। जो बेली स्केल है ऑफ इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट इज़ अ स्टैंडिंग सीरीज ऑफ मेजरमेंट ओरिजिनली डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट नैन्सी बेली, यूज्ड प्राइमरली टू एक्सेस द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट एंड टोडलर एजेस ऑफ 1 to 42 मंथ्स। यानी कि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ओरिजिनली इस चीज़ को डेवलप करा है और ऑब्जर्व करा है कि इन्फेंट और टोडलर में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है 1 से लेके 42 मंथ तक। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है। बेबी डेवलपमेंट फ्रॉम 1 to 3 मंथ, ठीक है, 1 से 3 महीने में क्या बोला इन्होंने, रेज देयर हेड एंड चेस्ट व्हेन ऑन देयर टमी। ठीक है, अपने हेड को, चेस्ट को जो है उठाने की कोशिश करता है, साथ में ऑन देयर टमी, ठीक है, पेट के बल से उठाने की कोशिश करता है।
ट्रैक ऑब्जेक्ट विद देयर आइज एंड ग्रेजुअली डिक्रीज आई क्रोजिंग। यानी हमने पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, जो मैंने पहले वाली वीडियो डाली थी उसमें हमने पढ़ा था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो आई क्लोजिंग करता है। आई क्लोजिंग का मतलब कि वो किसी एक चीज़ पे एक ही टाइम पे फोकस कर पाता है। वो इधर उधर जो है अपने आँखों को ऐसे देखता है, हमें लगता है कि बच्चा बहंगा है, वो ठीक से देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसके आई क्लोजिंग रहती है, उस टाइम उनका आई का कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर पाता है और धीरे धीरे वो जो है आई क्रॉसिंग को क्या होता है डिक्रीज कर देता है। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है और सारी वीडियोस एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप एक एक मेरी वीडियो देखते जाओगे आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आती रहेगी तो वो आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाया, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। और सिर्फ आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि मैंने ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन भी दी है, ताकि अगर वही क्वेश्चन ना आए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको जो है हेल्प होगी, आप जो है ईज़ी अपना आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट टू 3 मंथ में आपको समझ में आया। फिर टर्न फ्रॉम बैक टू द साइड। ठीक है, बैक से साइड की तरफ मुड़ने की वो कोशिश करता है, टर्न करता है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया है। फिर आई क्रॉसिंग डिक्रीज कब होता है, 1 to 3 मंथ में होता है। ये सब याद रखना। ओपन एंड शट देयर हैंड्स एंड ब्रिंग हैंड्स टू देयर माउथ। यानी अपने हाथों को ओपन खोलने की, बंद करने की, ऐसे बाहों को खोलने की, बंद करने की कोशिश करता है और अपने हाथों को अपने मुंह तक लेके आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की। 1 से 3 महीने का बच्चा ये सब करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेबी डेवलपमेंट 4 to 6 मंथ। अब जब 4 से 6 महीने का तब क्या करता है, अब ध्यान से इसको भी देखिए। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। रोल ओवर फ्रॉम फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट। ठीक है, घूमता है, रोल ओवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसे बच्चा होता है छोटे छोटे मुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चा जो है मुड़ जाता है, फिर ऐसे दोबारा ऐसे हो जाता है ऐसे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे। ठीक है, रोल ओवर फ्रॉम फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट। ठीक है, ऐसे से घूमता रहता है वो। फ्रंट टू बैक एंड बैक टू यूजुअली कम्स फर्स्ट। यानी कि क्या करता है, जब फ्रंट टू बैक जाता है और बैक टू फ्रंट आता है तो फ्रंट टू बैक यानी सबसे पहले जो है बच्चों को जितनी स्पीड फ्रंट से बैक जाने में लगती है वो जल्दी चल जाता है, पर बैक से फ्रंट आने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे ये कहना चाहता है फ्रंट टू बैक यूजुअली कम्स फर्स्ट। बैबल मेकिंग साउंड दैट कैन साउंड लाइक रियल लैंग्वेज। बैबल मेकिंग साउंड निकालना स्टार्ट कर देता है जो कि एक रियल लैंग्वेज होती है। ठीक है, कू आ ऊ पा का जैसे निकालना को पता ही आपने सब पढ़ाया होगा ये। बेबी डेवलपमेंट में 7 to 9 मंथ का देख लेते हैं। लर्न टू पुल अप टू स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, 9 महीने में बच्चा जो है पकड़ पकड़ कर खींच खींच चीज़ों को स्टैंडिंग पोजीशन बनाने की पूरा कोशिश करता है, लर्न सीख जाता है। रेज इट सेल्फ टू अ स्टैंडिंग पोजीशन। अपने आप को जो स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आता है, खड़े हो जाता है। ठीक है, सिट विदाउट सपोर्ट, और बिना किसी सहारे के बैठना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ें आ गई ना, तीनों चीज़ें आ गई है। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। In the context of cognitive development in early childhood, what is the theory of mind development? प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मन के विकास का सिद्धांत क्या है? फर्स्ट है, इट रिफ्लेक्ट ब्रेन मैचुरेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निशन। यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। हाँ, ये सही है। हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस प्ले अ लार्ज पार्ट इन डेवलपमेंट। ठीक है, आनुवांशिक और पर्यावरण प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आप सीटेट से करते आ रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन चाइल्ड बर्थ। प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम कौन कौन कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो 3, 4, 2 और 5। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। ठीक है, 4। हालांकि डी प्लस बी का ये जो क्वेश्चन है बेबुनियादी है। एक टीचर को क्या ही करना है कि बच्चे का चाइल्ड बर्थ कितने स्टेजेस में होता है, टीचर को कौन सा बच्चे का बर्थ करवाना है। ठीक है, पर वही चीज़ अब वो कुछ भी डी प्लस भी डाल देता है। आप देखिए कितना कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं जो आपके सीटेट का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ये इन्होंने आउट ऑफ द जो कहते हैं ना वे जाकर क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखे। जब आप आगे की वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पता नहीं क्या पूछ रखा है। तो यहाँ पे तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको सीटेट का सारा सिलेबस पढ़ना होगा जो आपने पढ़ा है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको NIS भी पढ़नी होगी कि जो उन्होंने
क्योंकि उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं। मैंने जो वीडियो कराई थी पिछली बार और उससे पहले भी, उसमें भी लास्ट वीडियो में भी 3 क्वेश्चन एनआईएस के थे, और उससे पहले जो वीडियो कराई थी उसमें भी जो है एक, शायद 1 या 2 क्वेश्चन एनआईएस का था, और यहाँ पे भी शायद 1 से 2 क्वेश्चन एनआईएस के है ही है। ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चन कैसे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्होंने अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं ना। किसी में जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अब पूछ लिए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है आपकी PYQ करो, और PYQ के जो ऑप्शन हैं उसको आप अच्छे से डिटेल में देखो। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ही, ऑप्शंस भी, क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने पहले दिया है मे बी वो क्वेश्चन रिपीट हो, पर नहीं होता तो एटलीस्ट जो आपके ऑप्शंस होंगे ना, ऑप्शन में से कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसका करेक्ट आंसर है 2, ठीक है, 4, यानी ये वाला सेकेंड वन इज करेक्ट आंसर। सॉरी, दिस वन इज करेक्ट आंसर। 4 अवस्थाएं होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट। तो फर्स्ट है, देयर आर 4 स्टेजेस इन चाइल्ड बर्थ। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, हो सकता है अभी अभी ये पूछा है कि कितनी अवस्थाएं होती है, नेक्स्ट टाइम आ जाए कि सेकेंड स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ कौन सी है, फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ कौन सी है। ठीक है, तो आप इनका नाम जो है ज़रूर याद रखिएगा। फर्स्ट है डायलेशन ऑफ द सर्विस। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ द cervix begin to thin and dilate due to the hormones that are released during labor। जब लेबर पेन होता है उस टाइम पर जो वेजिना होती है, ठीक है, जो सर्विक्स होता है उसका, वो थीन, पतला होना और ओपन होना जो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हॉर्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं अपने आप ही फॉर अ वेजिनल डिलीवरी। ठीक है, वेजिनल डिलीवरी के लिए सर्विक्स मस्ट बी फुली डायलेटेड। सर्विक्स का उसका मुंह क्या होना चाहिए, फुली ओपन होना चाहिए, कम से कम 10 सेंटीमीटर तक। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। फॉर द बेबी टू पास थ्रू, ताकि बेबी उससे जो है वेजिना से इजीली निकल जाए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बिगिन फ्रॉम द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अंटिल द टाइम द सर्विक्स इज़ फुली डायलेटेड। जब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, बेबी पेट में आता है, ठीक है, और लेबर पेन स्टार्ट होता है, तब से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अंटिल, जब तक कि सर्विक्स जो है पूरी तरीके से डायलेट ओपन ना हो जाए। ठीक है, तब तक वो चलता रहता है फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द बेबी सेकेंड स्टेज है, इस स्टेज में डिलीवरी हो जाती है। सेकेंड स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ बिगिन व्हेन द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड टू 10 सेंटीमीटर एंड विद द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। सेकेंड स्टेज में सर्विक्स पूरे तरीके से ओपन हो जाता है 10 सेंटीमीटर अप्रोक्स, और बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। दिस स्टेज में लास्ट बिटवीन 20 मिनट टू 2 आवर। ये स्टेज जो है 20 मिनट से 2 आवर तक के बीच की हो सकती है। ठीक है, इट मे टेक लॉन्गर फॉर फर्स्ट टाइम मदर एंड फॉर दोज हु हैव एन एपिड्यूरल। ठीक है, जिसको कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर कई, अगर आप पहली बार माँ बन रहे हो, जो भी बनता है, ठीक है, उस उनको जो है ये टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो सर्विस है खुलने में ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार तो 6 से 7 घंटे, 8 10 घंटे भी लोगों को लेबर पेन जो है सहन करना पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप सब समझदार हो, इतने बड़े हो, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस इतना ही है। मैं यहाँ पे बायो की टीचर तो नहीं हूँ जो आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी। अब मेन है कि आपको मोटा मोटा पता हो कि क्या है, किस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। थर्ड स्टेज क्या होती है, आफ्टर बर्थ वेयर प्लासेंटा इज पुश्ड आउट। ठीक है, ये ध्यान रखना थर्ड स्टेज क्या है। द थर्ड स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ बिगिन आफ्टर द बेबी इज बॉर्न एंड विद पुशिंग आउट द प्लेसेंटा थ्रू द वेजिना। ठीक है, वो प्लेसेंटा जिसके अंदर बेबी पूरा पैक होता है, ठीक है, जो पानी का क्या बोलते हैं उसको, पानी की थैली उसको कुछ बोलते हैं ऐसे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसको। पूरा पॉलीथीन बैग होता है, ठीक है, पॉलीथीन नहीं होता है, मेनली वो प्लेसेंटा ही होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है। वो जब बेबी बोर्न हो जाता है उसके बाद वो भी पूरा प्लेसेंटा भी बाहर वेजिना से आ जाता है। टिपिकली दिस ऑक्यूर बिटवीन 5 to 30 मिनट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे के जन्म होने के 5 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ें हो जाती है। बच्चा कुचा जो पार्ट होता है पूरा जो है बाहर आ जाता है। फिर है फोर्थ स्टेज, क्या होता है, रिकवरी का होता है। रिकवरी बिगेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 3 आवर आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, रिकवरी होना डिलीवरी के 2 से 3 घंटे के बाद जो है शुरू होती है। ठीक है, बिगेन बोला उन्होंने, ख़त्म नहीं बोला, बिगेन शुरू होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पर द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हेयर, जो यूट्रस होता है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना स्टार्ट होता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। एंड देयर पुशिंग आउट द व्हाट इज़ लेफ्ट इनसाइड एंड रिस्टैब्लिशिंग मसल स्टोन। दोबारा जो भी बॉडी के अंदर
चुका होता है बच्चे के बर्थ के बाद, प्लेसेंटा निकलने के बाद जो भी ऑर्डर बॉडी के अंदर बच जाता है उन सबको बाहर निकालता है एंड दोबारा से मसल्स जो है ठीक होना, टोन मतलब ठीक होना स्टार्ट कर देती है। ये सारे स्टेजेस हैं। आप चाहो तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो है आगे एग्ज़ाम में काम आ सकता है। वो पूछ सकते हैं थर्ड स्टेज ऑफ क्या कौन सी होती है चाइल्ड बर्थ की, फोर्थ स्टेज कौन सी होती है, सेकंड स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट व्हाट इज सिंबलिक फंक्शन, यानी पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है। सिंबॉलिक फंक्शन के रूप में कौन सा जो है एक सही कार्य है, ठीक है। सिंबॉलिक फंक्शन क्या होता है प्री ऑपरेशनल थॉट के वजह से, मतलब एज में एक तरीके से विचार की अवस्था में। फिर है फर्स्ट है एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स और मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रतीकों या मानसिक अभिवेदन का अभिवेदन करने की क्षमता, तो हाँ ये ठीक है। अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है उसमें ये प्री ऑप्शन स्टेज आ रखा है, उसमें सिंबॉलिक प्ले की बात कर रखी है, तो ये सही बोल रहा है कि क्या करता है प्रतीक, जैसे होता है ना कि एक लकड़ी का घोड़ा है तो बच्चा उसमें बैठ के बोलता है चल मेरे घोड़े टुक 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 ऐसे ऐसे करके, और अपने जो उनके उसके खिलौने होते हैं टॉयज़ को वो रियल समझता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सिंबॉलिक प्ले वो करता है, एबिलिटी है प्रेजेंट करने की चीज़ें की उनकी एबिलिटी है, सही है। फिर सिंबल हेल्प चिल्ड्रन रिमेंबर एंड थिंक अबाउट दैम विदाउट हैविंग दैम फिजिकली प्रेजेंट। जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक जो होते हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं उसके बारे में सोचने में, एज्यूम करने में, बिना उस चीज़ की फिजिकली प्रेजेंट हुए, ठीक है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल का हमारे पास टॉय है तो बच्चा समझ जाएगा कि जिस तरह का टॉय दिख रहा है उस तरह का एप्पल होता है, वो अगर वहाँ पे एप्पल नहीं भी है तो अगर मैं वही कहती हूँ ना फ्रेंड, अगर आपने सीटेट में अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से DT प्लस भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें हैं जो भाई हार्ड हैं और जो है आपको अलग से करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो ये सब कुछ क्या है एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, बोथ 1 एंड 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ बर्थ ट्रॉमा क्या होता है, जन्म आघात क्या है। इंजर्ड सस्टेन्ड विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, जन्म के 15 दिनों के अंदर चोट लग जाना। इंजरी सस्टेन्ड विद इन 2 डेज ऑफ बर्थ, जन्म के 2 दिन के अंदर चोट लग जाना। या फिर जन्म के समय चोट लग जाना, इंजर्ड सस्टेन्ड विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, 5 डेज ऑफ बर्थ, यानी 5 दिन के अंदर चोट लग जाना। तो जन्म आघात क्या होता है, इंजर्ड सस्टेन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय अगर बच्चों को चोट लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं दिस इज़ व्हाट इज़ बर्थ ट्रॉमा, ठीक है, जन्मघात आघात। इसको हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूशन है साइकोलॉजिस्ट बिलीव चिल्ड्रन हु हैड डिफिकल्ट बर्थ आर मोर लाइकली टू बी एंग्री, एग्रेसिव एंड एंशियस कंपेयर टू चिल्ड्रन हु हैड इजी बर्थ। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिन बच्चों का जन्म हार्ड, ठीक है, थोड़ी डिफ़िकल्टी से हुआ है, थोड़ा डिफ़िकल्टी आई है उनके बर्थ के टाइम पे, वो बच्चे ज़्यादा एंग्री होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एंशियस होते हैं उन बच्चों की तुलना में जिनका जन्म जो ईज़िली हो गया है, ठीक है। फिर है बर्थ ट्रॉमा इज़ ऑफन कोज्ड बाय, बर्थ ट्रॉमा यानी जन्मघात आघात कब हो सकता है, प्रॉब्लम कब हो सकती है, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, बट मतलब कि कोई बाहर से कोई फोर्स लगी हो डॉक्टर की वजह से या फिर मेडिसिन की वजह से। बट इट कैन ऑल्सो बी कोज्ड बाय ओवर यूज़ ऑफ डिलीवरी का, डिलीवरी ड्रग्स ज़्यादा दे दिया है, मिस मैनेज या फिर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन अगर आ गए हो, मिस ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे, एबनॉर्मल कोई प्रेजेंटेशन इस तरीके से। प्रेजेंटेशन मतलब ये है कि ठीक से बच्चों को हैंडल नहीं करना, जो फीमेल है उसको हैंडल नहीं करना, उससे थोड़ा सेंसिटिव नहीं रहना वहाँ पे, ठीक है, ऐसी चीज़ें करना जिससे कि कहीं ना कहीं जो है, कई बार डॉक्टर की गलती की वजह से ना बहुत सारे हादसे होते हैं। मैंने रियल में देखा है कि कई बार डॉक्टर ठीक से अपना वर्क नहीं करते तो उस टाइम जो ऑपरेशन है वो फेल भी हो जाते हैं। डॉक्टर कैन अवॉइड बर्थ ट्रॉमा बाय फॉलोइंग बेस्ट केयर ऑफ प्रैक्टिस एंड स्किलफुली हैंडलिंग लेबर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अगर डॉक्टर्स को जो है केयरफुली हैंडल करे तो चीज़ें नहीं होंगी। नॉट ओनली पेरेंट्स बट चिल्ड्रन विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड ड्यू टू बर्थ ट्रॉमा, यानी अगर मान लो डिलीवरी कोई अच्छे से नहीं हो रही है, ज़्यादा पेन तो हमारी डिलीवरी में होता ही है, सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी है, डॉक्टर की गलती की वजह से, ज़्यादा ड्रग्स देने की वजह से, जो डॉक्टर देते हैं ज़्यादा दवाई दे दी, या फिर पता लग रहा है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, फिर भी हाईली ज़्यादा वेट करना सी सेक्शन का, जिससे कि मदर और बेबी दोनों के लिए जो है चीज़ें ख़राब हो सकती है। फिर जो मदर है वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है, फिर तभी उसको सी सेक्शन करवाना, फिर तब भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब क्या होता है कि इस वजह से बर्थ ट्रॉमा हो जाता है कई बार, ठीक है। इट कैन ऑल्सो अकर व्हेन द बर्थिंग
parent have a physical, emotional and a psychological experience of unsafety shortly before, during birth or at the time of birth। ये तब भी होता है अगर पेरेंट्स को फिजिकली, इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली अनसेफली वो फील कर रहा है, या वो कर रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द बर्थ, आफ्टर द, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, या फिर जस्ट बिफोर द बर्थ, शॉर्टली बिफोर द बर्थ, इस तरीके से है। मेरी एक फ्रेंड है ना, उसको जब जब वो पैदा हुई थी, डिलीवरी हुई थी उसकी, तो नर्स की गलती की वजह से, नर्स ने शायद उसको पता नहीं किस तरीके से पकड़ा, देखा, छुआ, उसको थोड़ा है मतलब होता है ना, नर्स थोड़ा ध्यान नहीं दिया उसको पे ढंग से, उसको एक तरीके से रफली उसको जो बच्चे को कैरी करा, जिससे उसकी जो आइज़ है ना थोड़ी ना महंगी हो गई। उसने बताया था ये चीज़ कि नर्स ने जो है एक होता है ना कि बच्चे को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे की जो आइज़ होती है ना वो क्रॉसिंग होती है, वो ठीक से देख नहीं पाता बच्चा, आप आस-पास की जो चीज़ों पर ही वो ठीक से फोकस कर पाता है, ठीक है, और वो उसकी आँखें ना कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाती। तो नर्स ने अलग तरीके से उसको पकड़ा, छुआ, हाथ पे लग गया, आइज़ पे लग गया, तो क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर उसकी वजह से उसकी जो आइज़ है ना वो अभी भी क्या है, मतलब ठीक से नहीं देख पाती, आई कोऑर्डिनेशन सही नहीं है उसका, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।